डायनामिक चेंजेस की बात करें कि हीमोडायनामिक चेंजेस यानी ब्लड में कौन सी चेंजेस देखने को मिलती हैं, तो सबसे पहले हमारे पास है ट्रांजिएंट वेजो कंस्ट्रक्शन। नंबर 1 ट्रांजिएंट वेजो कंस्ट्रक्शन कि जब इन्फ्लेमेशन होगी, ठीक है, तो सबसे पहले इमीडिएट वेजो वेस्कुलर रिस्पांस इरिस्पेक्टिव ऑफ द टाइप ऑफ इंजरी, मेनली आर्ट्रियोल्स, के भले ही किस टाइप की भी इंजरी हो, ठीक है, उस पे उसका फर्क नहीं पड़ता, किसी भी टाइप की इंजरी हो, वेस्कुलर रिस्पांस इमीडिएटली शो होगा। और वो कैसा रिस्पांस होगा कि जो आपके आर्ट्रियोल्स हैं वो मेनली आर्ट्रियोल्स जो है वो कंट्रैक्ट स्टार्टिंग में कंट्रैक्ट कर लेते हैं। अगर कम लेवल की इंजरी हो ना, माइल्ड इंजरी हो, तो फिर वो 3 to 5 सेकंड के लिए कंट्रैक्टेड स्टेट में होंगे, और अगर सीवियर इंजरी हो तो फिर वो 5 मिनट्स कंट्रैक्ट स्टेज में रहता है। तो सबसे पहले जो स्टेज हमें देखने को मिलती है उसमें हमें वेजो कंस्ट्रक्शन देखने को मिलती है। क्या? वेजो कंस्ट्रक्शन। हाँ, हम पढ़ते हैं कि इन्फ्लेमेशन में ब्लड वेसल वेजो डायलेट होते हैं, लेकिन नहीं, स्टार्टिंग में कुछ सेकंड्स के लिए वेजो कंस्ट्रक्शन देखने को मिलेगी ब्लड वेसल में, उसके बाद वेजो डायलेशन। देखिए यहाँ पे भी नंबर सेकंड पे लिखा गया है कि परसिस्टेंट प्रोग्रेसिव वेजो डायलेशन, कि फिर मुस्तकिलन प्रोग्रेसिवली वेजोडाइलेशन हमें देखने को मिलेगी इन्फ्लेमेशन में। और ज़्यादातर आर्टरियोल्स जो है ना वो वेजोडाइलेट कर ले, वो अपने डायमीटर में बढ़ जाएंगे, वेजोडाइलेट कर लेंगे, ठीक है। बाकी जो वेसल्स हैं वो भी करते हैं, लेकिन वो कम लेवल तक वेजोडाइलेट करते हैं, ठीक है। ऑब्वियस विद इन हाफ एन आवर ऑफ इंजरी, और ये हाफ एन आवर ऑफ इंजरी में हमें वेजोडाइलेशन ऑब्वियस हो जाती है, वाज़ेह हो जाती है कि हाँ अब वेजोडाइलेशन हो गई है। कितने टाइम में? हाफ एन आवर में, ठीक है। ब्लड वॉल्यूम जो है ना वो माइक्रोवास्कुलर बेड जो है, सही है, वो हमें वहाँ पे, यानी जहाँ पे वो ब्लड वेसल का जमघुट्टा है वहाँ पे ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, वहाँ पे ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, और उसकी वजह से वो जगह पे रेड दिखती है और वार्म फील होती है, ठीक है, क्योंकि ब्लड ब्लड ज़्यादा जमा हो गया है वहाँ पे, इस वजह से। थर्ड पे प्रोग्रेसिव वेजोडाइलेशन एलिवेट द लोकल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, के हीमोडायनामिक चेंज कौन सा देखने को मिलता है थर्ड पे वेजोडाइलेशन के बाद? वेजोडाइलेशन के बाद हमें हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो मौजूद है, यानी जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, फ्लूइड का जो प्रेशर है, फ्लूइड जो अपना प्रेशर क्रिएट करता है, बनाता है, वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहलाता है। तो वो इंक्रीज देखने को मिलता है हमें, क्या? वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। ट्रांसुडेशन ऑफ फ्लूइड इनटू द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस स्वेलिंग, और चूंकि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, फ्लूइड का प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है ना कि वो बाहर आ जाता है सेल से बाहर, जो बाहर सेल्स के दरमियान स्पेस है जिसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बोलते हैं, वहाँ पे आ जाते हैं। और जब सेल्स के दरमियान जो जगह है वहाँ पे फ्लूइड आएगा, ब्लड आएगा, फ्लूइड आएगा, तो वो जगह क्या हो जाएगी? वो जगह हो जाएगी स्वेलिंग, ठीक है, वहाँ पे स्वेलिंग हो जाएगी। उसके बाद नंबर 4 स्लोइंग और स्टेसिस, कि ब्लड जो है वो या तो बिल्कुल रुक जाएगा या बहुत ज़्यादा स्लोली मूव करेगा, ठीक है। कि क्यों? क्योंकि इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ रेड सेल्स, कि जो रेड ब्लड सेल्स है ना वो इतने ज़्यादा हो गए हैं ना कि उन्होंने जो ब्लड का फ्लो है उसको बहुत ज़्यादा कम कर दिया है। जब रेड ब्लड सेल्स बहुत ज़्यादा होंगे ना तो ब्लड का फ्लो बहुत ज़्यादा स्लो डिक्रीज हो जाती है, सही है। क्यों? क्योंकि रेड ब्लड सेल्स की वजह से विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ब्लड बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है ना, तो उसकी स्पीड कम हो जाती है, ठीक है। अच्छा, नंबर 5 ल्यूकोसाइट मार्जिनेशन, डिफरल ओरिएंटेशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स, के ल्यूकोसाइट जो है ना वो जो साइड्स एरियाज होंगे ब्लड वेसल्स के, तो यानी मेनली न्यूट्रोफिल्स, वो क्या हो जाएंगे? वो वहाँ पे अलोंग द वस्कुलर एंडोथेलियम एकमुलेट होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। जो न्यूट्रोफिल्स थे वो एंडोथेलियम के जो पेरिफेरीज हैं, यानी कि जो बॉर्डर्स हैं, वहाँ पे एकमुलेट करना शुरू कर लेंगे, ठीक है। ये स्टिक टू द वस्कुलर एंडोथेलियम ब्रीफली, शॉर्ट टाइम के लिए जो वेसल का जो एंडोथेलियम है, अंदर का जो दीवार है, एंडोथेलियम है, उसके साथ स्टिक करते हैं, और फिर मूव एंड माइग्रेट थ्रू द गेप्स बिटवीन द एंडो, और फिर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी देर बाद मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, और एंडोथेलियल सेल्स के दरमियान कुछ स्पेस होता है जिसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक एंडोथेलियल सेल है और ये दूसरा एंडोथेलियल सेल, इसके दरमियान ये जो स्पेस है, ये एक्स्ट्रा वस्कुलर स्पेस, इसमें से फिर ये न्यूट्रोफिल फॉर एग्जांपल आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, और ये फिर यहाँ से रिलीज हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे तो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में चला जाता है। और ये वाले जो मूवमेंट था ये मूवमेंट क्या कहलाएगी? ये इमिग्रेशन कहलाएगी। इसको क्या बोलते हैं? इमिग्रेशन बोलते हैं, ठीक है।
हमने हेमोडायनामिक चेंजेस में सबसे पहले पढ़ा कि वेजो कंस्ट्रक्शन होगी, ट्रांजिएंट होगी, मतलब शॉर्ट टाइम के लिए होगी, मुस्तकिल नहीं होगी, शॉर्ट टाइम के लिए होगी, ठीक है, कुछ सेकंड्स के लिए होगी। फिर उसके बाद वेजो डायलेशन मुस्तकिलन हो जाएगी और उसकी वजह से हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्रिएट होगा, जिसकी वजह से फ्लूइड बाहर निकलेगा, स्वेलिंग देखने को मिलेगी, वार्मथ, रेडनेस देखने को मिलेगी और ब्लड फ्लो स्टेसिस देखने को मिलेगी। ब्लड फ्लो का जो स्पीड है वो कम हो जाएगा क्योंकि रेड ब्लड सेल्स की तादाद ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से ब्लड विस्कोसिटी बढ़ेगी और जो ल्यूकोसाइट है यानी न्यूट्रोफिल्स है वो थोड़ा सा माइग्रेट और मूव करेंगे और बाहर जाने की कोशिश करेंगे और ये मूवमेंट क्या कहलाएगी, इमिग्रेशन कहलाएगी। अब सेल लेवल पे हम स्टेजेस पढ़ते हैं इन्फ्लेमेशन के, वो हमें हेमोडायनामिक चेंजेस पढ़े, अब सेल लेवल पे पढ़ते हैं। तो सेलुलर स्टेजेस ऑफ acute inflammation is marked by changes in the endothelial cells lining the vasculature and movement of phagocytic leukocyte into the area of injury of infection। कि जो सेलुलर स्टेज में हम क्या पढ़ते हैं कि फॉर एग्जांपल एक्यूट इन्फ्लेमेशन हो गया, इसका हमें पता है कि कैसे चलता है कि इज मार्क्ड बाय चेंजेस इन द एंडोथेलियल सेल्स, कि जो एंडोथेलियल सेल्स यानी ये ब्लड वेसल्स है ना, ये हमारे पास ये एक ब्लड वेसल है। अब ब्लड वेसल ये जो ये अंदर ये दीवार है ना, ये देखें, ये डॉट्स देख रहे हैं, ये फॉर एग्जांपल ये एंडोथेलियल सेल है। एंडोथेलियल सेल जो ब्लड वेसल है ना वो सारा किससे बना है, एंडोथेलियल सेल से बना है अंदर, ठीक है। तो एंडोथेलियल सेल में हमें चेंजेस देखने को मिलेगी कब, इन्फ्लेमेशन के दौरान, सही है। और फेगोसाइटिक ल्यूकोसाइट जो है यानी न्यूट्रोफिल मैक्रोफेजेस हैं, वो मूवमेंट इनकी देखने को मिलेगी, ठीक है। सेलुलर स्टेज सबसे पहले हमें देखने को मिलेगा, मार्जिनेशन, फिर एडहेशन, फिर ट्रांसमाइग्रेशन, जिसको हम डायबिटेसिस भी बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखें, डायबिटेसिस इंपॉर्टेंट है, डायबिटेसिस, ठीक है। और फिर उसके बाद कीमोटैक्सिस, माइग्रेशन बोलते हैं उसको, और फॉर्मेशन ऑफ इंफ्लेमेटरी बैरियर, अपसोनाइजेशन, फेगोसाइटोसिस, किलिंग और डाइजेशन ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। ये आपने सारे याद रखने हैं सीक्वेंस वाइज। अक्सर सीक्वेंस वाइज एमसीक्यूज पूछे कि प्रॉपर सीक्वेंस क्या है बताएं, तो आपने सीक्वेंस भी याद रखना है। अच्छा, मेन स्टेज सबसे पहले हमारे पास क्या है, मार्जिनेशन। मार्जिनेशन के दौरान क्या होता है कि एक तो वेसोडाइलेट करते हैं ब्लड वेसल्स, ठीक है, ब्लड वेसल वेसोडाइलेट करते हैं और उनमें जो ब्लड होता है ना वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है, स्टेसिस हो जाती है उसकी, ठीक है। आरबीसी फॉर्म्स कॉइल। अब ब्लड फ्लो स्टेसिस क्यों होती है या स्लो क्यों होती है, जो ब्लड की जो फ्लो है, जो स्पीड है, इस वजह से क्योंकि आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और इतने ज़्यादा कि क्वाइल्स बना लेते हैं अंदर, ठीक है, जमघुटे बना लेते हैं, क्वाइल्स बना लेते हैं। कहाँ पे, मिडिल ऑफ द ब्लड वेसल, ये ब्लड वेसल है, ठीक है, ये फॉर एग्जांपल ब्लड वेसल है। अब इसके दरमियान ये देखें, ये यहाँ पे इतने आरबीसीज आ गए ना कि अभी जगह ही नहीं है ब्लड को फ्लो करने के लिए, ठीक है, विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ग्रेनुलोसाइट्स आर एट द, और जो ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं, ठीक है, यानी ल्यूकोसाइट्स होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, वो कहाँ पे होते हैं, ये देखें ग्रेनुलोसाइट्स, ये कहाँ पे होते हैं, ये इधर वॉल्स पे, ये देखें, ये वाले फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे मौजूद होते हैं, ठीक है, वॉल्स के करीब करीब मौजूद होते हैं ये, ठीक है। एडहेशन, अब जो ग्रेनुलोसाइट होते हैं ना, एडहेयर टू द एपिथेलियम, वो ये एपिथेलियम ना, इसके साथ ये एपिथेलियम है, इसके साथ ये जो ल्यूकोसाइट्स थे वो एडहेशन कर लेते हैं, इसके साथ जुड़ जाते हैं, ठीक है। फंक्शन ऑफ एडहेसिव प्रोटीन की वजह से ऑफ पवमेंटिंग, ये टर्म याद रखें, पवमेंटिंग, ठीक है। पवमेंटिंग क्या चीज़ है कि द स्टिकिंग ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स, जब व्हाइट ब्लड सेल्स स्टिक करते हैं किसके साथ, टू द लाइनिंग ऑफ द फाइनेस्ट ब्लड वेसल। फॉर एग्जांपल ये ब्लड वेसल है, ठीक है, इसके साथ फॉर एग्जांपल ये देखें, ये ल्यूकोसाइट ने क्या किया, स्टिक कर लिया, ये स्टिक कर लिया, सही है, इन्फ्लेमेशन के दौरान, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा पवमेंटिंग। एडहेशन के अंदर ये टर्मिनोलॉजी यूज होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, पवमेंटिंग, ठीक है। फिर स्टेज पे अब ल्यूकोसाइड जुड़ भी गया, देखें ल्यूकोसाइड जुड़ भी गया, अब क्या होगा कि इमिग्रेशन होगी, डायपिटेसिस, द पैसेज ऑफ ब्लड सेल्स टू द इंटेक्ट वॉल्स ऑफ द कैपिलरीज टिपिकली अकम्पनिंग इन्फ्लेमेशन एक्सट्रावर्सेशन थ्रू पोर्स। फॉर इसमें ये बोल रहे हैं कि फॉर एग्जांपल ये आपका ब्लड वेसल है, ठीक है, ये ब्लड वेसल है, ठीक है। अब इनके दरमियान एक गैप यहाँ पे है, ठीक है, ये एक गैप यहाँ पे है, एक गैप यहाँ पे है, ठीक है, एक गैप यहाँ पे। अब क्या हो जाता है कि इन आरबीसीज या जो रेड ब्लड सेल्स हैं या जो ब्लड के सेल्स हैं, बाकी सेल्स भी हैं, वो यहाँ से इन गैप्स के थ्रू बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं, क्या, बाहर निकलना शुरू कर लेते हैं। जब ये इस तरह बाहर निकलते हैं ना, तो इसको क्या बोलते हैं, इमिग्रेशन बोलते हैं, इमिग्रेशन बोलते हैं या डायपिडेसिस बोलते हैं, हाँ, डायपिडेसिस। फिर नंबर 4, कीमोटैक्सिस माइग्रेशन। कीमोटैक्सिस माइग्रेशन का मतलब ये है कि माइग्रेशन टू द टारगेट, के टारगेट की तरफ ये क्या कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल इधर टारगेट मौजूद है, ये आता है इसकी तरफ, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, कीमोटैक्सिस कहलाएगा, ठीक है। ओरिजिन एंड फंक्शन ऑफ कीमोटैक्टिक सब्सटेंसेस, ये तब होता है कि कुछ कीमोटैक्सिस सब्सटेंसेस आती है और इसको बोलती है कि आप इधर चले जाओ, आपका टारगेट इधर मौजूद है, ठीक है, तब ये जाते हैं।
फिर फार्मेशन ऑफ इन्फ्लेमेटरी बैरियर, तो एक इन्फ्लेमेटरी बैरियर की फार्मेशन होगी, फिर उसके बाद अपसोनाइजेशन होगा। अपसोनाइजेशन किसे बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर एंटीजन की कोटिंग की जाए ना किसी एंटीबॉडी के साथ, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अपसोनाइजेशन। एंटीजन की कोटिंग क्यों करते हैं एंटीबॉडी के साथ, फॉर एग्जांपल ये एंटीबॉडी है वाई, ये एंटीबॉडी है और ये एंटीजन है, इसकी कोटिंग कर दी हमने एंटीबॉडी के साथ, इसलिए ताकि ये अच्छे से बाइंड हो, ठीक है, अच्छे से बाइंडिंग के लिए, ताकि फॉर एग्जांपल ये मैक्रोफेज है ना, मैक्रोफेज है, एंटीबॉडी इसके पास लिया है और ये अच्छे से खा ले, ठीक है, अच्छे से इसके साथ बाइंड हो और अच्छे से ये खा सके उसको। अब मतलब इसकी मिसाल इसी है कि आप मिसाला लगा रहे हो, इसको अच्छे वाला मिसाला लगा रहे हो ताकि ये जो WBCs हैं इसको अच्छे से फिर खा सके, ठीक है, तो ये एप्सोनाइजेशन कहलाती है। उसके बाद ये देखें फेगोसाइटोसिस, मसाला लगाया आपने, अपसोनाइजेशन करा, तो अब फेगोसाइटोसिस होगा कि वो रिकग्नाइज करेगा मैक्रोफेज को और एडहियर उसके साथ एडहियर हो जाएगा, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल ये एंटीजन आया, ठीक है, एंटीजन लेके आया, एंटीबॉडी एंटीजन लेके आया, सही है, और ये मैक्रोफेज आया, ये मैक्रोफेज, ये फॉर एग्जांपल मैक्रोफेज है हमारे पास, ये मैक्रोफेज है। अब ये मैक्रोफेज क्या करेगा, ये जो एंटीजन है ना, ये वाला एंटीजन जो एंटीबॉडी लेके आया है, ठीक है, इसको रिकॉग्नाइज करेगा और फिर इसके साथ जुड़ जाएगा ना, तो इसको अंदर ले लेगा, ठीक है, ये अंदर ले लिया इसने, ठीक है, अब ये इसने अंदर ले लिया है, ये देखिए अंदर ले लिया और इसके अंदर शुरू कर देगा किलिंग, ये लेकिन किलिंग स्टार्ट कर दी इसने और किलिंग स्टार्ट करी और इस पे ऑक्सीजन, टॉक्सिक ऑक्सीजन फेंक देगा, नाइट्रोजन प्रोडक्ट्स और लाइसोजाइम फेंक देगा जो इसके किलिंग एंजाइम है और इसको खत्म कर लेगा, ठीक है, अपने अंदर खा लेगा, खत्म कर लेगा, मतलब किलिंग कर लेगा और बैक्टीरिया को भी डाइजेस्ट कर लेगा, ठीक है। अच्छा, एक्यूट इन्फ्लेमेशन और क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में फ़र्क क्या है, एक्यूट और क्रॉनिक में फ़र्क क्या है वो जान लेते हैं। तो एक्यूट इन्फ्लेमेशन का काज क्या है, हमारे पास मेनली इसका काज है पैथोजन या इंजर्ड टिश्यू, कि टिश्यू में इंजरी हो गई है या पैथोजन आ गया है अंदर, बैक्टीरिया वायरस आ गया है, पैरासाइट आ गया है, फंजाई आ गई है, तो ये उसका काज है एक्यूट इन्फ्लेमेशन का। अब क्रोनिक का काज क्या है कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन अगर बहुत ज़्यादा टाइम, महीनों, 3 महीनों से भी ज़्यादा हो, 6 महीने से भी ज़्यादा हो जाए और वो ख़त्म नहीं हो रहा, वो पैथोजन मर नहीं रहा हो ना, वो फॉरेन बॉडी फिर भी मौजूद हो, ये ऑटो इम्यून रिएक्शन की वजह से सालों साल हो, तो वो फिर क्रोनिक इन्फ्लेमेशन कहलाएगा। अब कौन से सेल एक्यूट इन्फ्लेमेशन में हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं, तो ज़्यादातर हमें न्यूट्रोफिल्स देखने को मिलते हैं। एक्यूट इन्फ्लेमेशन में क्या ज़्यादा देखने को मिलते हैं, न्यूट्रोफिल्स। अगर क्रोनिक की इन्फ्लेमेशन की बात की जाए तो यहाँ पे मोनोसाइट्स यानी मैक्रोफेजेस और लिम्फोसाइट्स और प्लाज्मा सेल्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये आपने लाजमी याद रखना है कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन में न्यूट्रोफिल्स ज़्यादा होते हैं और क्रोनिक में मैक्रोफेजेस, लिम्फोसाइट और प्लाज्मा सेल। अगर आपको MCQ आ जाए कि लिम्फोसाइट ज़्यादा हो गए हैं इन्फ्लेमेशन के दौरान, तो ये कौन सी टाइप ऑफ इन्फ्लेमेशन है, तो आपने बोलना है क्रोनिक। अगर बोलें कि न्यूट्रोफिल ज़्यादा हो गए तो कौन सी टाइप ऑफ इन्फ्लेमेशन होगी, एक्यूट होगी। फिर प्राइमरी मीडिएटर्स, प्राइमरी मीडिएटर्स मतलब एक्यूट इन्फ्लेमेशन में कौन कौन से मीडिएटर्स इन्वॉल्व होते हैं ज़्यादातर, तो वेजो एक्टिव अमाइंस होते हैं और इकोसानाइड्स होते हैं। और अगर क्रोनिक की बात की जाए तो इंटरफेरॉन गामा होते हैं, ठीक है, और इसके अलावा अदर साइटोकाइंस, ग्रोथ फैक्टर्स और ऑक्सीजन स्पीशीज और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स भी मौजूद होते हैं इसमें। इसकी जो ड्यूरेशन होती है, मतलब ये जो स्टार्टिंग होती है ना, वो डायरेक्ट हो जाती है, ठीक है, इसका ये नहीं होता बस, ये डायरेक्ट हो जाती है, 1 सेकंड में भी हो सकती है, 1 मिनट में, 1 घंटे में, ठीक है, डायरेक्ट हो जाती है। और इसमें ये डिलेड है, इसकी जो आंसर है ना वो डिलेड है, ये जल्दी नहीं होता, इसको टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इसकी जो ड्यूरेशन है वो कुछ घंटों की है और इसकी सालों महीनों की है, ठीक है। आउटकम्स, आउटकम्स क्या है, मतलब इसके रिजल्ट क्या मिलते हैं एक्यूट इन्फ्लेमेशन में, इसमें हमें देखने को मिलता है कि प्रॉब्लम खत्म हो जाता है, रिजॉल्व हो जाता है, खत्म हो जाता है। और पस देखने को मिलता है कि जब प्रॉब्लम खत्म होता है तो जो बैक्टीरिया किल वगैरह हुआ था ना, तो उसका पस बन जाता है, ठीक है, एब्सेस फॉर्मेशन, ठीक है। और बाज़ औक़ात अगर ये एक्यूट इन्फ्लेमेशन को हमने ट्रीट नहीं किया तो फिर हमें क्या देखने को मिलेगा, ट्रीट नहीं करेंगे तो सालों साल रहेगा ना, तो फिर हमें क्रोनिक इन्फ्लेमेशन देखने को मिलेगी, ठीक है। और क्रोनिक इन्फ्लेमेशन के आउटकम्स क्या होते हैं, नताज क्या होते हैं, टिश्यू की डिस्ट्रक्शन और फाइब्रोसिस हो जाती है, ठीक है। बस ये लेक्चर्स यहाँ तक था। काइंडली आप चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि सारे यूनिट्स इस तरह सीक्वेंस वाइज डाल दें आपके लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर भी करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जैसे ही हम यूनिट वाइज MCQs या यूनिट वाइज लेक्चर्स अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिलती रहे।